So what's up everyone? Welcome to the revision session of this topic called audit procedure. सर ऑडिट प्रोसीजर कौन से होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक होते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सबसे पहले बात करते हैं सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यानी एसए 315। एसए 315 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम क्या करते हैं? क्या कुछ टेस्टिंग करते हैं? मैंने कहा नहीं, हम सिर्फ चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग भी क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको आइडेंटिफाई और असेस करनी है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो यही इस ऐसे का नाम है, आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल। अब जब आपने चीजों की अंडरस्टैंडिंग ले ली है, आपने रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट असेस कर लिया है, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक्चुअल में ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे। अब हम एक्चुअल में टेस्टिंग करेंगे। सर ये टेस्टिंग वाले प्रोसीजर्स क्या होते हैं? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एसए 330। अब जो आपने रिस्क असेस की थी उसको रिस्पॉन्ड करने का टाइम आ गया है। इसको हम प्यार से बोलते हैं AR स्क्वायर, ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। ठीक है सर, इसमें हम जो टेस्टिंग करते हैं उसमें दो तरह के प्रोसीजर्स है। एक तो प्रोसेस की टेस्टिंग जिसको कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक है अमाउंट्स की टेस्टिंग ऑफ द पर्टिकुलर ABCD अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसको क्या बोलते हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इसमें दो तरीके के प्रोसीजर आते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स यानी वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्लियर है? क्लियर है सर। तो सबसे पहले जो आज हमने क्लास की स्टार्टिंग करी वो करी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, यानी हम लेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, ताकि हम आइडेंटिफाई और असेस कर सके रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट दो लेवल पे। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल कंसीडरिंग द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड असर्शन लेवल यानी इंडिविजुअल ABCD मतलब अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर। अब यही जो पूरी चीज है इसको हम चार टुकड़ों में बांट देते हैं सर। क्या? आइडेंटिफाई द रिस्क, असेस द रिस्क, रिस्क है तो कंट्रोल है, यानी इस रिस्क से क्या क्या गलत हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग, कंसीडरिंग द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द एंटिटी जो अब आपको टेस्ट करने पड़ेंगे। एंड लास्ट में सर क्या आ जाता है? लास्ट में आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्क एंड लाइक्लीहुड, यानी आपने देखना है क्या इस रिस्क की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ द मिसस्टेटमेंट और मल्टीपल मिसस्टेटमेंट, प्लस अगर मिसस्टेटमेंट होगी तो क्या इसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होगा कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन जाए। तो बस आपने चार बातें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ध्यान रखनी है। अब सर ये करना कैसे है? हम आइडेंटिफाई और असेस कैसे करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? थ्रू ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। अब सर अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे? मैंने कहा उसके लिए आपको मैंने मेथड्स ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। ये मेथड्स क्या थे सर? वही वाले AEIOU। तो A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये कर सकते हो। E फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, मैंने कहा नहीं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन को जनरली एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज किया जाता है अमाउंट चेक करने के लिए। I का क्या मतलब था? इंक्वायरी और इंस्पेक्शन। O का मतलब ऑब्जर्वेशन एंड U का मतलब होता है रिकैलकुलेशन। यहां पे रिकैलकुलेशन जैसा कुछ नहीं होता, आपको चीजें समझनी है तो उसमें वो चीज यूज नहीं होती। अब सर इंक्वायरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कहता हूं ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों में से किसी ना किसी एक पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है। सबसे पहले सर इंक्वायरी के एग्जांपल बताओ, हम किन किन लोगों से इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मैंने किसी एवं ही बंदे से मत जाना, एक मिस्टर मिलेगा जिसने टाई पहन रखी होगी, उससे आप इंक्वायरी कर सकते हो। सर मिस्टर टाई का क्या मतलब है? ये सारे एग्जांपल्स ऑफ पर्सन है जिनसे आप इंक्वायरी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग और सेल्स पर्सोनल, जो एंटिटी का मार्केटिंग और सेल्स पर्सोनल है वो अपने एरिया के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देगा कि मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज क्या चल रही है, सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, ठीक है, इसी तरह सेल के ट्रेंड क्या चल रहे हैं, सारी बातें आप उससे सीख लोगे। इसी तरह R से रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आपको जानना जरूरी है ना क्या क्या रिस्क है एंटिटी में, तो ये रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन बताएगा क्या 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 रिस्क है। ठीक है, व्हाट आर द ऑपरेशनल रिस्क, व्हाट आर द लीगल रिस्क, व्हाट आर द फलाना, व्हाट आर द धिमकाना, ये सब मत लिखना पेपर में, बट दीस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क जो आप इस रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन से समझ सकते हो। ठीक है सर। मिस्टर टाई, T फॉर TCWG एसए 260, यानी आपने क्या करना है? TCWG से भी कम्युनिकेट करना है, उनसे अंडरस्टैंडिंग लेनी है किस एनवायरमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है सर। आई से 3 लोग हैं, वाओ। एक तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्सोनल जो आपको ज्ञान दे देगा कि भाई हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं, क्या क्या फेलियर्स है, क्या क्या दिक्कत है, वो सब आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है सर। इसी तरह इन हाउस लीगल काउंसिल और इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर क्या बताएगा? अपने एक्सपर्टीज का एरिया की इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है। इन हाउस लीगल काउंसिल क्या बताएगा? एंटिटी पे क्या लिटिगेशंस चल रही हैं, किस तरह से एंटिटी कंप्लाई कर रही है विद द लॉज एंड रेगुलेशन। सो हर बंदे से आप उसके एरिया के एक्सपर्टीज की रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है सर। एंड E फॉर इंप्लॉइज, इंप्लॉइज कौन से? जो ट्रांजैक्शन से रिलेट करते हैं, यानी हु आर इनिशिएटिंग, प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, ताकि आप उनसे समझ सको क्या एंटिटी एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज कर रही है या नहीं। इसके बाद हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था सर एनालिटिकल प्रोसीजर्स का। अब कई लोगों को लगता है सर क्या एनालिटिकल प्रोसीजर्स ना सिर्फ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं? नहीं, आप उसको
तीनों स्टेजेस में यूज कर सकते हो, यानी एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, as a substantive analytical procedure for testing the financial statement amounts, and लास्ट में कंक्लूजन के स्टेज पे ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक था कि नहीं। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये हम एनालिटिकल प्रोसीजर वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। अभी जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं दैट इज एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हमको क्या टॉपिक ध्यान रखना था, वही टॉपिक जो आईसीआई ने आरटीपी नवंबर 23 में पूछा। क्या था सर टॉपिक, उसमें उन्होंने बोला एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैन बी यूज्ड एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट जो ऑडिटर को नहीं पता थे, फॉर विच ही वाज अनअवेयर। तो जब भी आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज करोगे इट कैन हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट विच यू आर अनअवेयर। इससे आपका 315 भी हो जाएगा, 330 भी। 315 मतलब आइडेंटिफाई और असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, 330 मतलब AR स्क्वायर ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। अब जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हो कौन सी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करोगे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, मैंने कहा दोनों, हम दोनों को एनालाइज करके चलेंगे। फॉर एग्जांपल आप सेल्स को एनालाइज कर रहे हो तो इसके अंदर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, जिसमें रुपए का सिंबल नहीं आता। यानी सपोज आपने गुड्स की सेल करी तो उसमें नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड इट इज अ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर आपने सेल करी किसी लैंड की, जमीन की, तो उसमें कितने स्क्वायर फीट की आपने जमीन बेची, दिस इज अ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्योंकि इसमें रुपया नहीं आता। सिंपल ट्रिक है। इसके बाद सर एक बात बताओ, अनअवेयर तो समझ आया, अब हम अनयूजुअल देखेंगे। दोनों अन को तुमको ध्यान रखना है। अन में क्या आएगा, मैंने कहा एनालिटिकल प्रोसीजर से आपको आइडेंटिफाई हो सकती है अनयूजुअल टमाटर। अब अनयूजुअल टमाटर को भी आइडेंटिफाई और एनालाइज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब था, ये कहता है आप आइडेंटिफाई करो अनयूजुअल टमाटर, यानी अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, अनयूजुअल अमाउंट्स, अनयूजुअल ट्रेंड्स एंड अनयूजुअल रेशियोज। एंड जब जब ये अनयूजुअल चीजें मिलेंगी आपको खुशबू आएगी इसमें से फ्रॉड की। सो इट हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। एंड लास्ट में हमने एक स्पेशल केस डिस्कस किया था सर, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर्स बहुत आसान हो जाते हैं अगर डेटा डिसएग्रीगेटेड हो, मतलब आपके पास इंडिविजुअल जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो अवेलेबल होती है, ठीक है सर। बट टफ हो जाते हैं जब डेटा एग्रीगेटेड होता है क्योंकि उसमें से समझ नहीं आता क्या एनालाइज करना है क्या छोड़ना है। तो ये कहता है कि अगर यूज ऑफ एग्रीगेटेड डेटा होगा देन जो आपके रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर हैं वो आपको बस ऊपर ऊपर से बता पाएंगे कि क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। ऊपर ऊपर से कोई अंग्रेजी में लिखते हैं, इट कैन प्रोवाइड a broad initial indication, come on, broad initial indication, once more, broad initial indication that whether the material misstatement exists or not। तो सर क्या करें, मैंने कहा सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर पे भरोसा मत करना, अगर एग्रीगेटेड डेटा है then you should consider the other information along with the analytical procedures। क्लियर है, क्लियर है सर। तो लास्ट टाइम एक बार फटाफट करा देता हूं, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज्ड एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इससे आपको दो अन पता लगते हैं सर, क्या एस्पेक्ट्स विच यू आर अनअवेयर, सो इससे आपका 315 भी हो गया, 330 भी हो गया, ठीक है सर। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों डेटा यूज करेंगे। अनयूजुअल टमाटर पकड़ेंगे, टमाटर का मतलब था ट्रेंड्स, अमाउंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड रेशियोज। तो ये चारों चीजें पता चल जाती है, इससे आपको आइडेंटिफाई असेस हो जाती है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। देन आप बोलोगे जब भी एग्रीगेटेड डेटा है तो इससे, वो अंग्रेजी वाला वर्ड, इससे आपको प्रोवाइड होगा क्या, ब्रॉड इनिशियल इंडिकेशन, इन करके ब्रॉड इनिशियल इंडिकेशन दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट में एग्जिस्ट। तो क्या करो, कंसीडर अदर इंफॉर्मेशन अलोंग विद द एनालिटिकल प्रोसीजर। क्लियर है, क्लियर है सर, मजा आ गया सर। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में, मां मुझे सब समझ आ रहा है, मां मुझे सब आ रहा है। अब आते हैं सर ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। ऑब्जर्व किसको करते हैं सर, एंटिटी के क्या ऑपरेशंस चल रहे हैं। अच्छा ये ऑपरेशंस कहां चल रहे हैं, या तो फैक्ट्री में या ऑफिस प्रेमाइसिस में, तो यही बोल रहा है, या तो प्लांट फैसिलिटीज में या प्रेमाइसिस में। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन वाले 2 पॉइंट हो गए। जुलाई 21 का क्वेश्चन है, मजाक मत लेना, ठीक है सर। उसके बाद इंस्पेक्शन किसकी करते हैं, डॉक्यूमेंट्स की। तो इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स भी और रिपोर्ट्स भी। डॉक्यूमेंट्स कौन से, जिसमें आप बताओगे एंटिटी के क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजियां हैं, क्या इंटरनल कंट्रोल्स हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो, तो उससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। एंड इसके अलावा आप रिपोर्ट्स देखोगे मैनेजमेंट की और टीसीडब्ल्यूजी की। मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स उन्होंने एमआईएस रिपोर्ट्स बना रखी होती है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सब देख लेना। टीसीडब्ल्यूजी के मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो भी उनकी कमिटीज की मीटिंग्स होती है। क्लियर है, क्लियर है सर। अब सर इसके बाद हमने स्टार्ट किया एसए 330, दैट इज द सीक्वल। बाहुबली के बाद आया बाहुबली रिटर्न्स। ये क्या था, AR स्क्वायर, जो रिस्क असेस करिए उस पर रिस्पॉन्ड करो, ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। इसमें बस आप इनको एक बात बताओ, हम क्या करते हैं सर, हम करते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी हम एक्चुअल में टेस्टिंग करके चलते हैं फॉर द पर्टिकुलर असर्शन लेवल ABCD। ABCD मतलब अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिस्क्लोजर, ये सब चीजें हम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो आप रिस्पॉन्स दोगे वो आप कौन से लेवल पे दोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल या असर्शन लेवल। सर सिंपल है, कॉमन सेंस की बात,
315 में जब आप रिस्क को असेस करते थे तो दो लेवल पे करते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, अजर्शन लेवल। तो जब आप यहां रिस्पॉन्स करोगे तो वो भी दो लेवल पे करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और अजर्शन लेवल। क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसके बाद सर एक पॉइंट आता है बड़ा नया वाला और इंपॉर्टेंट वाला। जब आप डिजाइन कर रहे हो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एज अ ऑडिटर आप क्या क्या चीजें ध्यान रखोगे? मैंने कहा सिंपल है। अभी अभी आपने 315 में क्या करी? रिस्क असेस करी। हाँ सर। आप उसका रीजन बताओ कि जो आपने रिस्क असेसमेंट करी वो उतनी क्यों करी? तो आप सिंपल सी बात बोलोगे, रोमम दो चीजों से बना है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या उस रिस्क से मटेरियल मिसस्टेटमेंट होएगी, यानी हम दो चीजें देख के आए, लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड। तो पहला रीजन आपने देखना है लाइक्लीहुड ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलते ही मैग्नीट्यूड वर्ड उसमें घुस गया। तो लाइक्लीहुड ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो किस रीजन की वजह से हो सकता है? बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम, यानी ABCD, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर। दूसरा, जब आपने रिस्क असेसमेंट करी तो क्या आपने सपोज एग्जांपल कंट्रोल रिस्क 25% मानी, तो क्या आपने इनडायरेक्टली मान लिया 75% कंट्रोल्स आर इफेक्टिव? यस सर। क्योंकि आपने कंट्रोल्स को इफेक्टिव माना तो अब आपको ऑडिट एविडेंस भी लेना पड़ेगा। एंड लास्ट में कहते हैं कितना ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा? मोर परसुएसिव एविडेंस हायर इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो जितनी ज्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उतनी ज्यादा अब आपको टेस्टिंग करके चलनी पड़ेगी। अब मेरे से एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या होता है? तो मैंने कहा स्टार्टिंग में बताया था, टेस्ट ऑफ कंट्रोल जिसमें आप प्रोसेसेस चेक करते हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर जिसमें आप अमाउंट्स चेक करते हो। अमाउंट्स में आ जाते हैं आपके दो, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, वाउचिंग वेरिफिकेशन, एंड लास्ट में आता है एनालिटिकल प्रोसीजर जिसको आप बोलते हो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अब एक बात बताओ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते क्यों है? मैंने कहा दो रीजंस की वजह से। एक तो जो आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया उसमें आपने कंट्रोल रिस्क मान लो 25% मानी, तो आपने इनडायरेक्टली मान लिया 75% कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। तो आप चेक करके बताओ इफेक्टिव है कि नहीं। सो व्हेनेवर द असेसमेंट ऑफ रोमम इट हैज एन एक्सपेक्टेशन दैट कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, तो बाबा चेक करना पड़ेगा। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल के साइड में कौन सा टेस्टिंग प्रोसीजर है? सब्सटेंटिव। तो ये कहता है सब्सटेंटिव काफी नहीं है, यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कांट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है। सो मैंने कहा एक पहले वाले की वजह से, एक आगे वाले की वजह से। पहले वाले यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आपने कंट्रोल्स को इफेक्टिव माना तो टेस्ट करके चलो कंट्रोल। एक आगे वाले की वजह से यानी इसके बाद वाला जो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर है वो काफी नहीं है, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना ही करना पड़ेगा। इसके ऊपर बैक क्वेश्चन भी है तो अच्छे से इसको कवर कर लेना। अब सर आते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे कैसे? मैंने कहा अगेन AEIOU में से ए और ई तो गायब हो गए। सर क्यों? क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर से कंट्रोल्स नहीं टेस्ट होते, एक्सटर्नल कंफर्मेशन से भी कंट्रोल टेस्ट नहीं होते। तो IOU बच गया, यानी इंक्वायरी, इंस्पेक्शन। O का मतलब है ऑब्जर्वेशन, U का मतलब रिकैलकुलेशन नहीं, हम यहां रीपरफॉर्मेंस यूज करेंगे। तो तीन पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपने। जल्दी से बताओ, इंस्पेक्शन किसकी होगी? डॉक्यूमेंट्स की होती है हमेशा। तो जो डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनल कंट्रोल को चेक करके चलो। एग्जांपल सपोज आपको देखना है परचेज ऑर्डर ऑथराइज हुआ कि नहीं, तो उसके ऑथराइजेशन के डॉक्यूमेंट्स देख लिए। सर कई बार डॉक्यूमेंटेशन या ऑडिट ट्रेल अवेलेबल नहीं होती, तो क्या करेंगे? तो आप इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन करोगे। एंड तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था, स्पेशल पॉइंट रीपरफॉर्मेंस। ये हमेशा नहीं हो सकता, ये जनरली कुछ ही कंट्रोल्स में होता है। फॉर एग्जांपल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो रीपरफॉर्मेंस कुछ नहीं है, जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के प्रोसेस थे उसको आपने इंडिपेंडेंटली एज अ ऑडिटर एग्जीक्यूट किया। सो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द कंट्रोल्स दैट वर परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। एग्जांपल BRS, एंड लास्ट में IT कंट्रोल्स की टेस्टिंग भी आप ध्यान रख के चलेंगे। फिर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल। इसमें बस आपने समझना है सर क्या, जब भी आप कंट्रोल टेस्ट करोगे तो तीन चार बातें आपको समझ आनी चाहिए। सर क्या? एक तो कंट्रोल होता कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस। सेकेंड थिंग, किस फ्रीक्वेंसी पे वो कंट्रोल परफॉर्म होता है, किस कंसिस्टेंसी के साथ। एंड तीसरा, कंट्रोल परफॉर्म करता कौन है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपने देखनी है। अगर कभी कोई एक कंट्रोल दूसरे कंट्रोल पे डिपेंडेंट है, एक कंट्रोल की इफेक्टिवनेस दूसरे कंट्रोल पे डिपेंडेंट है, दूसरे कंट्रोल को आप प्यार से बोलते हो इनडायरेक्ट कंट्रोल, तो क्या आप सिर्फ पहला कंट्रोल देखोगे या दूसरा भी? मैंने कहा दोनों। अगर एक कंट्रोल की इफेक्टिवनेस दूसरे पे डिपेंडेंट है तो दोनों को आपको चेक करके चलना पड़ेगा। ठीक है सर। एंड लास्ट में मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई, सर क्या इंक्वायरी काफी नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं मैनेजमेंट से पूछूं तुम्हारे कंट्रोल कैसे हो, मैनेजमेंट कहती है बड़े अच्छे हैं, तो क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल संपूर्ण हो गया? मैंने कहा नहीं। इंक्वायरी के साथ आपको इंस्पेक्शन भी करनी चाहिए, यानी आप डॉक्यूमेंटेशन देखो, या आपको उसी चीज को रीपरफॉर्म करके देखना चाहिए। ठीक है, बाकी इसके रिगार्डिंग हम और थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं ऑटोमेटेड एनवायरमेंट वाले चैप्टर में, तो वहां पे भी ये चीज कवर होगी। अब लास्ट टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड वाज एक्सटेंट ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना कितना है? तुमको रिलीफ चाहिए टेस्टिंग से? हाँ सर, हमको टेस्ट ऑफ कंट्रोल से रिलीफ चाहिए। तो यही मैटर्स है जो ऑडिटर कंसीडर करता है व्हाइल डिटरमाइनिंग कि कितनी टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है, कितने एक्सटेंट पे करना है। तो मैंने कहा रिलीफ।
रिलीव का क्या मतलब है? आर ई का मतलब है रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। जितनी क्वालिटी एविडेंस ज्यादा की, जितनी एविडेंस की क्वालिटी ज्यादा, उतनी कम टेस्टिंग से काम चल जाएगा। ठीक है सर। दूसरी चीज क्या थी? एल। एल यानी लेंथ ऑफ टाइम, यानी जितने टाइम पीरियड के लिए आप कंट्रोल पे रिलाय करोगे उतनी टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। ई का क्या मतलब था? पहले ई का मतलब था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। अगर आपको लगता है रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, दिक्कतें ज्यादा होंगी, तो ज्यादा टेस्टिंग करके चलो। अगले ई का क्या मतलब है? एक्सटेंड टू विच द एविडेंस फ्रॉम अदर टीओसी अवेलेबल फॉर सेम असर्शन। फॉर एग्जांपल, मुझे परचेजेस के कंट्रोल को टेस्ट करना है, बट परचेजेस से पहले मैं कैश पेमेंट्स ऑलरेडी चेक कर चुका हूं, और कैश पेमेंट में कुछ कैश परचेजेस ऑलरेडी चेक कर ली। तो अगर मेरे पास एविडेंस अवेलेबल है तो यहां पे कम एविडेंस में भी काम चल जाएगा। सो द एक्सटेंट टू विच द ऑडिट एविडेंस इज अवेलेबल फ्रॉम द टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल। एंड एफ का मतलब था फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल, यानी किस फ्रीक्वेंसी में कंट्रोल परफॉर्म होता है, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। डन डनाडन। सो वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन नंबर 2 ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो यहां हमने सबसे पहले एक टॉपिक डिस्कस किया था, टाइमिंग ऑफ टीओसी। टीओसी कितने बजे करने हैं? सुबह, शाम, रात? मैंने कहा उससे मतलब नहीं है। टीओसी आपको कब करने हैं? एक पॉइंट इन टाइम पे करने हैं, या आपको थ्रू आउट द पीरियड के जो कंट्रोल्स है उनको टेस्ट करना है। अगर आप एक पॉइंट इन टाइम कर रहे हो तो इसका मतलब है, सपोज एग्जांपल के तौर पे आपने एंटिटी का इन्वेंट्री काउंट अटेंड किया, तो इन्वेंट्री काउंट पूरे साल तो नहीं होता, थ्रू आउट द पीरियड नहीं होता, एक पॉइंट इन टाइम पे होता है। तो क्योंकि वो एक पॉइंट इन टाइम पे होता है तो उसका एग्जांपल बन जाता है ऑडिटर अटेंडिंग द इन्वेंट्री काउंट। अब सर थ्रू आउट द पीरियड क्या होता है? थ्रू आउट द पीरियड होती है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, की कंट्रोल्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो एज अ ऑडिटर आप ये चेक कर सकते हो कि वर द कंट्रोल्स मॉनिटर्ड थ्रू आउट द पीरियड। फॉर एग्जांपल, आप उसकी इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट देख लो कि इंटरनल ऑडिटर ने प्रॉपर्ली कंट्रोल्स को थ्रू आउट द पीरियड टेस्ट किया है या नहीं। ठीक है सर। अब अगला सवाल आता है, क्या जैसे हमारे घर में कल की बची सब्जी आज सर्व हो जाती है, तो क्या एज अ ऑडिटर मैं भी अपने पुराने ऑडिट का एविडेंस आज यूज कर सकता हूं? ये कहता है डिपेंड करता है। ये कहता है डिपेंड करता है। एज अ ऑडिटर आपको कुछ 4-5 बातें कंसीडर करनी पड़ेंगी, तभी आप ये डिसीजन लो कि जो पिछली बार आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करके एविडेंस लिया था उसको आप इस बार यूज कर सकते हो या नहीं। ठीक है सर। तो ये सबसे पहले कहता है क्या? इफेक्टिवनेस देख लेना। सर इफेक्टिवनेस किसकी? कंट्रोल के बॉडी पार्ट्स की, ओवरऑल कंट्रोल की और जनरल आईटी कंट्रोल की। कंट्रोल के बॉडी पार्ट्स क्या है? वही जो हमने चैप्टर नंबर 4 में सीखे थे, अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मेन बॉडी पार्ट्स नहीं, जो एवी बॉडी पार्ट्स थे, जैसे कि कंट्रोल एनवायरनमेंट था, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस था और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, उन सबको हम देखेंगे। और मेन कंट्रोल को देखेंगे कि क्या कंट्रोल है, किस तरह से एंटिटी उसको अप्लाई करती है। सर इस कंट्रोल पे आप कब रिलाय करोगे? जब आप देखो पिछली बार इसमें गलतियां मिली थी कि नहीं, क्या पिछली बार इसमें दिक्कत थी कि नहीं। तो आप ये देखोगे इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल विच डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस विच वर फाउंड इन प्रीवियस ऑडिट। अगर पिछली बार दिक्कतें मिली थी तो मत यूज करना। प्लस आप ये देखो क्या जो पर्सोनल, जो ह्यूमंस इसके साथ एसोसिएटेड थे वो चेंज तो नहीं हो गए, अगर चेंज हो गए तो वापस टेस्टिंग करनी पड़ेगी। एंड लास्ट पॉइंट था जनरल आईटी कंट्रोल। तो 3 तरह की आपने इफेक्टिवनेस देखनी है, कंट्रोल के एलिमेंट्स की, मेन कंट्रोल्स की और जनरल आईटी कंट्रोल की। इसके अलावा आपने देखनी है रिस्क। इफेक्टिवनेस तो अच्छी बात होती है, अब बुरी बात देख लेते हैं रिस्क। सर रिस्क कौन सी? 2 चीजों की, कि ये जो कंट्रोल का करेक्टर है, जैसे इंसान का करेक्टर होता है वैसे ही कंट्रोल का करेक्टर है, कि क्या कंट्रोल के करेक्टर में कोई रिस्क तो नहीं है। सर ये कैसे पता चलेगा? कंट्रोल इंसान वाला था या ऑटोमेटेड वाला था, ये मैनुअल कंट्रोल था या ऑटोमेटेड कंट्रोल था। इट विल डिपेंड कि आप टेस्टिंग वापस करोगे कि नहीं। एंड दूसरी चीज आपने देखनी है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड आप कंट्रोल्स पे कितना रिलाय करना चाहते हो उस पर डिपेंड करेगा कि वेदर यू विल यूज द एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट और नॉट। अब सर अगला सवाल मेरा आप सबसे, मान लो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पिछले साल का एविडेंस यूज करूंगा, बट व्हाट इफ कंट्रोल ही चेंज हो चुका है, तो क्या आप एविडेंस यूज करोगे? मैंने कहा नहीं। अगर कंट्रोल चेंज हो जाए तो आपको चेंजेस को लेके भी एविडेंस लेना पड़ेगा। तो याद रखना, पिछले साल का एविडेंस यूज करने से पहले चेक कर लेना क्या वो आज भी रेलिवेंट है। इस्टेब्लिश द कंटिन्यूइंग रेलिवेंस ऑफ द एविडेंस। अगर वो आज भी रेलिवेंट है तो यूज कर सकते हो, वरना अगर कंट्रोल में चेंजेस हो गए तो चेंजेस को लेके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना पड़ेगा। यही बात यहां पे लिख रखी है। अब इसके बाद सर सवाल आता है क्या? इवेल्युएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। मान लो आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए, कंट्रोल्स एकदम ठीक थे, बट जब आप सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करने आए आपको कंट्रोल में मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई। तो अगर मुझे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाती है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। ठीक है सर। इसके अलावा जब आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर रहे थे आपको कोई गलती नहीं मिली, तो क्या इसका यह मतलब है कि मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल ना करूं? नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। ये आपको एक एविडेंस नहीं मिल गया कि कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, आपको तब भी टीओसी करके चलने पड़ेंगे। फिर आता है सर मेरा फेवरेट सवाल, आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे थे बट आपको कंट्रोल में दिक्कतें मिल गई, आपको डेविएशन मिल गई,
तो आप क्या क्या स्पेसिफिक इंक्वायरीज करोगे? सर ये कौन सा सवाल है? इंक्वायरी किससे करेंगे? मैंने कहा खुद से। सेल्फ टॉक वाला सवाल है कि क्या मैं इस कंट्रोल पे भरोसा कर सकता हूं? इतनी आशा के साथ मैंने इसको टेस्ट किया था बट ये तो बेकार निकला। सो वेदर देयर इज अ एप्रोप्रिएट बेसिस टू रिलाई ऑन द कंट्रोल। अब अगर कंट्रोल बेकार है तो आपको टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। सर दो टेस्टिंग ही होती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सो एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल नेसेसरी, प्लस क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ गई है, देयर इज अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट दैट यू नीड टू एड्रेस बाय परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो ये आपके 3 के 3 पॉइंट डन डनाडन डन। देन आता है हमारे पास छोटा सा प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हमने पहले से ही पता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स आते हैं और एनालिटिकल प्रोसीजर जिसमें आप चीजों की अमाउंट चेक करते हो, बैलेंस शीट आइटम्स चेक करते हो, पीएनएल आइटम्स को चेक करते हो और डिस्क्लोजर्स को चेक करके चलते हो, तभी इसको बोलते हैं असर्शन लेवल। अब सर टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या है? कुछ नहीं है, वाउचिंग और वेरिफिकेशन। डिटेल्स यानी आपको जो भी ट्रांजैक्शन है या जो भी बैलेंस है उसकी डिटेल्स चेक करनी है। वो डिटेल्स चेक करने के लिए उसके रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट्स पकड़ोगे। फॉर एग्जांपल हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी, एक बार फटाफट रिवाइज करा दो मुझे। सर एग्जांपल के तौर पे सपोज आपको पेरोल एक्सपेंस चेक करना है, तो पेरोल की डिटेल्स कहां से चेक करेंगे? सर ज्वाइनिंग लेटर से पता चल जाएगा, तो ये एक डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है जहां से डिटेल्स मिल सकती है? सर सैलरी शीट से मिल सकती है। तीसरा इंप्लॉइज का मास्टर डेटा। चौथा बैंक स्टेटमेंट। तो जहां पे भी आप अमाउंट को चेक करने के लिए डिटेल्स वगैरह चेक करते हो किसी डॉक्यूमेंट से, तो उसी को बोलते हैं वाउचिंग, उसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन। क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसके बाद एक सवाल आता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये कुछ सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा। दिस वाज द फनी क्वेश्चन ऑफ द डे। सर क्यों? क्योंकि ऑडिटर कहते हैं कभी कभी मैं सिर्फ ओनली एनालिटिकल कर लूंगा, कभी कभी ऑडिटर कहता है मैं सिर्फ ओनली टेस्ट ऑफ डिटेल कर लूंगा, कभी कहता है दोनों करूंगा। अच्छा ओनली एनालिटिकल कब कर सकते हो? जब आपको लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, प्लस आप ये चीज टेस्ट भी कर चुके हो, यानी आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करके एविडेंस ले रखा है। सो वेयर द असेसमेंट ऑफ द रिस्क इज सपोर्टेड बाय द एविडेंस फ्रॉम द टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये छोटी सी बात बस ध्यान रखना। अब सर अगला पॉइंट क्या कहता है? अगर आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया, ठीक है सर, और कंट्रोल्स अनसेटिस्फैक्टरी निकले, यानी आपको लगता है रोमम ज्यादा है, तो आपको नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ानी पड़ेगी। यू नीड टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सर एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ाना मतलब इसका सैंपल साइज बढ़ाना है। ठीक है? ठीक है सर। एंड लास्ट पॉइंट, क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर जरूरी है? तो इसका आंसर किससे आएगा? बाकी प्रोसीजर से। दो ही प्रोसीजर बच जाते हैं सब्सटेंटिव के अलावा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो बोलो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में जो आपने रिस्क असेस करी वो जजमेंटल थी, तो हो सकता है ऑडिटर को सारी रिस्क मिली ही ना हो। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या दिक्कत है? भले ही तुमको कंट्रोल सेटिस्फैक्टरी लग रहे हैं, बट कंट्रोल्स के अंदर भी इनहेरेंट लिमिटेशंस है। तो लास्ट पॉइंट दैट यू नीड टू कंसीडर इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। दैट्स इट सर। तो बस आपने यही छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है और कुछ करना नहीं है। एंड यस, चेहरे पे एक प्यार भरी मुस्कान रखें, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। एंड इसके साथ हमारा ऑडिट प्रोसीजर्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता